नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोरोना से होने वाली मौत के बाद परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा आश्रित परिजनों को सभी राज्य में दिया जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजा बांटने में ये समस्या भी आ रही है कि डॉक्टर अन्य कारणों से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत बताते हुए नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस MR शाह ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर मुआवजा लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मृत्यु मुआवजा पर सुनवाई हुई। कोरोना मुआवजा राशि के फर्जी दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना की मौत के लिए अनुग्रह मुआवजा पाने के लिए कई लोग फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्यवाही करने से हिचकेगा नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जाँच का आदेश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी प्रमाण पत्रों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने नकली कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र पर सुझाव मांगा है जो 50,000 अनुग्रह राशि का लाभ उठाने के लिए जारी किया जा रहा है। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नकली कोरोना प्रमाण पत्र या नकली दावों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पीठ को ये सुझाव भी दिया कि आवेदन दाखिल करने और घातक कोरोना के शिकार लोगों के परिजनों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात उठाई। जस्टिस शाह ने कहा, कुछ समय सीमा होनी चाहिए, अन्यथा ये प्रक्रिया 5 से 6 साल तक भी अंतहीन चलेगी। मेहता ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए RT-PCR प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। फिर भी न्यायालय द्वारा दी गई छूट का कुछ मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट में मौजूद केरल राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता R बंसत से न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि कृपया सुझाव दें, हम डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी प्रमाण पत्रों के मुद्दे को कैसे रोक सकते हैं। ये किसी के वास्तविक अवसर को छीन सकता है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने ये देखते हुए कहा कि इस मुद्दे की एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जा सकता है। अगले सोमवार को उस मामले को स्थगित कर दिया। पीठ ने मामले को 14 मार्च को सुनवाई के लिए रखा है। शीर्ष अदालत वकील सह याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह मुआवजे की मांग की गई थी जिनकी मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट में अबू सलेम के वकील ने कहा है कि सलेम को अवैध तरीके से भारत में रखा गया है, उन्हें पुर्तगाल को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यह हलफनामा किसने दायर किया है। सरकार कह रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ये कहना चाहती है कि भारतीय अदालत 2002 में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में सजा कम करने की मांग की गई है।
अबू सलेम ने कहा है कि उसे अवैध तरीके से भारत में रखा गया है। भारत सरकार को उन्हें पुर्तगाल को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह सचिव को 3 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक अभियोजन एजेंसी है, उससे हलफनामा दाखिल करवाकर आप अपना पक्ष रखने से बच नहीं सकते। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि किसी भी मामले में 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अबू सलेम ने इसी वादे का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की है। अबू सलेम ने कहा है कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि सीबीआई की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया है कि वह 2002 में दिए गए आश्वासन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा है कि क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं मानेगी। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। भविष्य में आपको किसी को प्रत्यर्पण करके भारत लाना होगा। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की रिहाई को लेकर सीबीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से जवाब दाखिल करने को कहा है। सीबीआई ने कहा था कि भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री की तरफ से 2002 में पुर्तगाल सरकार को दिया गया आश्वासन किसी कोर्ट पर लागू नहीं होता। प्रत्यर्पण से पहले भारत सरकार की तरफ से किए गए वायदे को लेकर इस जवाब पर कोर्ट ने असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रवैया अपनाया गया तो भविष्य में दूसरे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की समस्या आएगी। कुख्यात अपराधी अबू सलेम ने दावा किया है कि भारत में उसकी कैद 2027 से ज्यादा तक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को इस पर सीबीआई, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे न तो फांसी दी जाएगी और न ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद की सजा होगी। लेकिन मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट से उसे अब तक 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। मामले में सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लागू नहीं होता, वह केस के तथ्य के आधार पर सजा देता है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। आपको बता दें कि घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। मिशेल की याचिका का ईडी सीबीआई ने विरोध किया। 3600 करोड़ रुपए का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के खरीद से संबंधित है। सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए जेम्स ने कहा था कि जांच के उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने जांच में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को झटका दिया है। मिशेल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जमानत याचिका पिछले साल जुलाई में दायर की गई थी। जस्टिस मनोज ओहरे ने मिशेल के लिए एडवोकेट अल्जो के जोसेफ, सीबीआई के लिए एडवोकेट डीपी सिंह और ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू को सुनने के बाद ये आदेश सुनाया। सीबीआई ने मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और वह भारत में नहीं रहता है, उसके भाग जाने का खतरा है। ये भी कहा गया कि उसने एक बिचौलिए के रूप में काम किया, घोटाले से संबंधित कुछ अनुबंधों के अनुसार धन प्राप्त किया और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मिशेल ने हेलीकॉप्टर्स की ऊंचाई कम करके लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में हस्तक्षेप किया। इसने मिशेल के वकील द्वारा किए गए दावों का खंडन किया कि उसे सभी आरोपों से इतालवी अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को गुमराह करने के लिए जमानत से इनकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मिशेल के वकील और तर्क दिया कि भारत में गहरी जड़ें नहीं होने का तथ्य केवल ट्रायल कोर्ट के लिए उसे जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मिशेल जांच में सहयोग करेगी। जोसेफ ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा विदेश मंत्रालय को कथित रूप से जारी एक पत्र भी रिकॉर्ड में रखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिशेल को अदालत की मंजूरी के बिना कोई यात्रा
दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल उनका पासपोर्ट सीबीआई की हिरासत में है। उन्होंने जमानत की कठोरता के संबंध में ईडी के दावे का भी खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि 2018 में संशोधित प्रावधान मिशेल पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दायर किया गया। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में हुए कथित अवैध लेन देन के लिए उन्हें बिचौलिया कहा जाता है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 556.262 बिलियन यूरो के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी 2010 को हुए सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो या लगभग 2,666 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो या करीब 225 करोड़ रुपए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट। 31 साल से था जेल में बंद राजीव गांधी कांड के दोषी पेरारी वलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने पर सवाल उठाए हैं। पेरारी वलन ने कोर्ट को बताया था कि उसे रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को राज्यपाल और केंद्र मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सजा माफ करने का उनका आवेदन भी बिना फैसले के अटका हुआ है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन को सर्वोच्च अदालत ने राहत दी है। दोषी पेरारी वलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेरारी वलन 30 साल से ज्यादा समय से जेल में है। उसका आचरण लगातार बहुत अच्छा रहा है। उसकी रिहाई पर फैसला लेने में सरकार की तरफ से हो रही देरी के कारण उसे हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। पेरारी वलन ने कोर्ट को बताया था कि उसे रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के आदेश को राज्यपाल और केंद्र मंजूरी दे रहे हैं। सजा माफ करने का उसका आवेदन भी बिना फैसले को अटका हुआ है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी.आर. गवई ने इन दलीलों को आदेश में दर्ज किया है। रिहाई की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या इस संबंध में राज्य के राज्यपाल का कोई विवेक है? राज्यपाल द्वारा 2 साल और 5 महीने के बाद राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सिफारिश भेजने की भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पेरारी वलन की रिहाई के कड़े विरोध किए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी को 1999 में फांसी की सजा मिली थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया था। इसके पीछे इस बात को आधार बनाया गया था कि राष्ट्रपति उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में लंबा समय लगा रहे हैं। साथ ही इस बात को भी आधार बनाया गया कि उसने काफी समय जेल में बिताया है। नटराज का कहना था कि जब एक बार दोषी को लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर रियायत मिल चुकी है तो फिर दोबारा उसे इसी बात का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि कानून पेरारी वलन की सजा माफ करने पर फैसला लेना केंद्र का काम है। कोर्ट को इस मामले में आदेश नहीं देना चाहिए। जजों ने इन दलीलों को नोट किया, लेकिन उन्होंने दोषी को जमानत पर रिहा करने को सही माना। कोर्ट का मानना था कि राज्य सरकार, राज्यपाल और केंद्र की शक्ति की व्याख्या से जुड़े इस मामले को बाद में विस्तार से सुना जाएगा, लेकिन जब तक दोषी को जेल में बंद रखना सही नहीं होगा। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में हत्या हुई थी। 11 जून 1991 को पेरारीवलन गिरफ्तार हुए। उस पर बम धमाके में काम आई 8 वोल्ट की बैटरी खरीदकर हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन को देने का दोष साबित हुआ था। घटना के समय 19 साल के रहे पेरारीवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे नंबरों से कई डिग्रियां हासिल की। कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए इन बातों को भी आदेश में जगह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर इस स्तर से निपटने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक क्रांति रातों रात नहीं आती है और इसमें समय लगता है। दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने भारतीय सशस्त्र बलों में एनडीए के पूर्व महिला कैडेट्स को शामिल करने और उनकी तैनाती के लिए अध्ययन करने के लिए केंद्र को जुलाई तक का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका से निपटने के लिए अनिच्छा युक्त की है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदर की पीठ ने कहा है कि वो एनडीए में महिलाओं के शामिल होने के मुद्दे से निपट रही है और स्पष्ट किया कि वो जाति आधारित आरक्षण की याचिका पर विचार नहीं करेगी। पीठ कुश कालरा बनाम भारत संघ के मामले पर विचार कर रही थी, जो एनडीए में महिलाओं को शामिल करने से संबंधित है, जिसमें एक कैलाश मोरे ने जाति आधारित कोटा की मांग करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। मुख्य याचिका के संबंध में कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिला कैंडिडेटों को शामिल करने और तैनाती के निहितार्थ का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता है। केंद्र ने कहा कि एनडीए में महिलाओं की संख्या सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने पर आधारित हो सकती है और इसका आकलन करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने डिटेल हलफनामा दायर कर एनडीए 2021 और एनडीए 2022 में महिलाओं को शामिल किए जाने के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया कि एनडीए के प्रत्येक कोर्स में 370 वैकेंसी होती है और ये तीनों सर्विसेज के लिए है। 208 इंडियन आर्मी के लिए, 120 कैडेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए और 42 इंडियन नेवी में जाते हैं। महिलाओं को एनडीए में प्रवेश बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। ऐसे में इसके लिए वक्त दिया जाना चाहिए कि कैसे, कितनी संख्या में रखा जाना है, लंबे समय के लिए क्या पहलू होंगे। तमाम मसलों पर विस्तार से हलफनामा दायर करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाए। इस मामले में कुश कालरा की अर्जी थी, जिसके तहत महिलाओं को एनडीए में प्रवेश की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश दिया जाए। केंद्र ने बताया कि कुल 5,75,854 आवेदकों ने एनडीए का एग्जाम के लिए आवेदन दिया था और 3,57,197 ने पेपर दिए और 1,022 महिलाओं समेत कुल 8,009 कैंडिडेट्स नवंबर 2021 के लिखित परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे। 1 अगस्त 2021 को न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिलाओं को एनडीए के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने अंतरिम आदेश की छुट्टी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे सितंबर 2021 में खारिज कर दिया गया था और मंत्रालय से महिलाओं को नवंबर 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर CJI रमन्ना और 3 महिला सुप्रीम कोर्ट जजों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शीर्ष न्यायालय की 4 महिला न्यायाधीशों न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, BV नागरत्ना और बेला M त्रिवेदी के साथ CJI NV रमन्ना शामिल हुए। I think we are still far away from the ensuring at least 50% reservation of women in our judiciary. The legal profession still remains male-dominated, with severe underrepresentation of women. We have been trying to do our best to correct this imbalance in our judicial system. After I assumed the office of the Chief Justice of India, we have so far filled 9 vacancies in the Supreme Court, out of which 3 vacancies are filled with women. वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस पीठ की महिला सदस्यों की विभिन्न उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि काफी संख्या में महिलाएं कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं ही आगे बढ़ पाती हैं। हमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। International Day of Women Judges is a potent symbol that will celebrate the accomplishments of women judges, provide a focal point to educate the public, and serve as an inspiration to young women who aspire to become judges.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हमारे प्रगतिशील सीजेआई की पहल पर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीजेआई ने एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट की 3 महिला न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। भविष्य में इन्हीं महिला जजों से ही पहली महिला सीजेआई बननी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। We have assembled today to observe the first International Day of Women Judges at the initiative of our progressive Chief Justice of India, who has the unique distinction of swearing in 3 women as judges of the Supreme Court of India on a single day, and out of whom one should become Chief Chief Justice of India in future. जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं को शामिल करने से ये सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रतिक्रियाशाली, समावेशी और भागीदारी पूर्ण है। The goddess of justice is allegorical personification of moral force in judicial system. Though in female form, her attributes are a blindfold, a set of scales, and a sword. As we all know, the blindfold represents impartiality, the set of scales symbolizes equality, and the sword represents authority and enforcement of law, all in complete harmony with the cause of dispensation of justice. न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था और सदस्य राज्यों को इसके लिए आह्वान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।